नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम जो है वह वैदिक संस्कृति की बात कर रहे थे और वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति उसकी हमने शुरुआत की थी। इसमें हमने जो है वह यह बताया था कि ऋग्वेद से वर्णित जो संस्कृति हमें देखने को मिल रही है आर्य संस्कृति कही गई है। आज हम इस वीडियो में, क्योंकि हम पिछले वीडियो में ऋग्वेद से संबंधित श्लोक और महत्वपूर्ण जानकारियां, कितने श्लोक हैं, कितने मंडल हैं और रचयिता कौन है, ये सब बातें कर चुके हैं। तो आज इसमें सबसे पहले आर्यों के राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। विद्यार्थियों, राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो है वह देखने को मिली है और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्णित है। 10वें मंडल में यह जिक्र किया गया है कि विराट पुरुष से जो है वह वर्णों का कि 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिनमें सर्वप्रथम ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ठीक है, इसकी जो है चर्चा करते हैं। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर जो क्षत्रिय है यह मुखिया या राजा के तौर पर जो है आर्य संस्कृति में प्रधान है। राजा जो है वह इतिहासकार जो है इससे संबंधित अलग अलग मत प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि राजा जो है वह निरंकुश है और कुछ कह रहे हैं कि राजा जो है उन पर संस्थाओं का जो है वह अंकुश किया हुआ है, और एक संस्था जो है जिसका नाम समिति भी देते हैं कि राजा पर नियंत्रण करने के लिए जो है यह संस्था बनाई गई थी। तो सबसे पहले जब बात करते हैं राजा या राज्य की, तो सर्वप्रथम जब राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो इकाई के रूप में इसे हम देखेंगे, और इकाई के रूप में हम देखते हैं कि ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, इस प्रकार का स्वरूप राजनीतिक हमें देखने को मिलता है। इसमें कहीं कहीं आप जो है वह कुल को भी जोड़ सकते हैं कि कुल के बाद में जो है ग्राम, उसके बाद में राष्ट्र, विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। यानी कि एक तरीके से कुल या परिवार जो है यहां से शुरुआत है, और जिसका जिक्र मैंने किया था कि वैदिक काल के अंदर जो है वह यह लोग कबीलों में बंटकर आए, तो ये कबीले या कुल जो है ये सबसे छोटी इकाई मानी जा सकती है। इसके बाद में ग्राम या गांव, और इसके पश्चात विश्व, जिसे हम जो है वह एक तरीके से जिले भी कह सकते हैं, और फिर उसके बाद में जन या जनपद, और फिर जो है यहाँ हम इसे जिला भी लिख सकते हैं, इसे हम जो है वह जनपद भी लिख सकते हैं, और यही स्वरूप जो आगे चलकर महाजनपद के रूप में उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। और ये एक राष्ट्र जिसमें राजा जो है वह सबसे जो है शीर्ष पर स्थित है। अब कबीले के रूप में जो संगठित समाज है, उस समाज में जो स्थिति राजा के लिए जो है कहीं कहीं विश्वपति, गणपति या ग्रामीणी शब्द का उल्लेख भी किया गया है। राजा के लिए विश्वपति, कुलपति या ग्रामीणी शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। यानी कि विश्व का, गांव का और कुल का मुखिया, जिसे जो है कहीं कहीं राजन भी लिखते हैं, राजा या राजन, इस प्रकार के नाम जो है वह ऋग्वेद में हमें देखने को मिलते हैं। आप जो है बात करते हैं कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख भी लगभग 75 बार किया गया है, 275 बार,
और जनपद शब्द का जो उल्लेख है वह एक बार भी नहीं मिलता। तो इतिहासकार ये कह रहे हैं कि जनपदों का अभी तक जो है वह स्वरूप इतना स्थायी नहीं देखने को मिलता है। कुछ जो है कबीलाई संस्था जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि परिवार का जो है वो बड़ा स्वरूप, यानी बहुत से परिवार मिलकर जहाँ रह रहे हैं उसे गांव, और बहुत से गांव का समूह है विश्व, बहुत से विश्व का समूह जन, और बहुत से जन का समूह राष्ट्र। इनके लिए अलग अलग मुखियाओं के नाम भी मिलते हैं। कुल के लिए कुलप, गांव के लिए ग्रामीणी, विश्व के लिए विश्वपति, जन के लिए राजन, और इसके लिए राजा। इस प्रकार के नाम भी ऋग्वेद में वर्णित किए गए हैं। तो राजा जो है वो यहाँ पर शीर्ष में है। इस राजा के लिए जो है कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके सहायता के लिए भी थी, या इस राजा को परामर्श देने के लिए भी थी। तो इनमें कुछ संस्थाओं में पहली संस्था का नाम लिखते हैं सभा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभा जो है वह ऋग्वेदिक काल के अंदर अभिजात या संभ्रांत लोगों की संस्था थी। इस सभा के अंदर जो है ऋग्वेद में इस सभा को कहीं कहीं नरिष्ठा शब्द का से संबोधित किया है। नरिष्ठा का मतलब है ऐसी संस्था जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, अर्थात अनुलंघनीय जो संस्था है ये से सभा कहते हैं। तो इस सभा के लिए अथर्ववेद में नरिष्ठा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है अनुलंघनीय संस्था, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह अभिजात या संभ्रांत लोगों की संस्था थी। इसके लिए यह कहा गया है कि शाब्दिक जो रूप में अगर ये कहेंगे कि सभा के जो मुखिया को वह अध्यक्ष भी कहा गया है। इसके मुखिया शब्द के लिए मुखिया शब्द, इसके मुखिया के लिए अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सभा जो है ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि ऋग्वेद के अंदर 8 श्लोक या मंत्र जो है उसके अंदर इसका उल्लेख है, मंत्रों में श्लोकों में उल्लेख, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की कोई संस्था रही है और यह संस्था जो है वह राजा की सहायता के लिए देखने को मिली है। इसके अलावा अगली संस्था के रूप में नाम लिखते हैं समिति का, और मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूं कि यह जो है ऐसी संस्था है जो राजा का निर्वाचन करती थी। कहीं कहीं ऐसा भी जिक्र किया गया है कि राजा का निर्वाचन करने वाली जो संस्था है वह समिति कही गई है। इसका ऋग्वेद में 9 बार जिक्र किया गया है, 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों, इसका जो मुखिया है उसके लिए ईशान या पति या अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। इसका जो मुखिया है उसके लिए ईशान या पति शब्द का उल्लेख है। ठीक है, यह जो संस्था है वह राजा को निर्वाचित भी कर रही है और नियंत्रण भी कर रही है। तो नियंत्रण हेतु भी इसका जो है निर्माण किया गया है। यह परामर्श के साथ साथ में नियंत्रण और नियंत्रण जो है इसका कार्य भी कर रही है। इसके अलावा एक संस्था जो है जिसका नाम हमें मिलता है विदत, जो कि सैनिक गतिविधियों हेतु इस संस्था का निर्माण किया गया है। विद्यार्थियों,
कहीं कहीं जो है वह धार्मिक कार्य के लिए भी इसका जिक्र किया जाता है, तो यह भी इसमें लिख देते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर ये प्रमुख प्रमुख जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं जो है वह राजा की सहायता के लिए है। क्योंकि हम जब ये राजा की कल्पना कर रहे हैं तो राजा के जो सहायता के रूप में जो मंत्रीगण हैं, वह मंत्रीगण भी आवश्यक है। इन मंत्रियों के लिए जो है कहीं कहीं रत्निन शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में, जिनकी संख्या 12 बताई गई है। तो यह जो है वो राजा को परामर्श देने के लिए या मार्गदर्शन करने के लिए भी जो लोग हैं वह लोग माने गए हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन की जब बात करते हैं तो राजा जो है, राजा सर्वे सर्वा है। राजा प्रजा से कर ले रहा है और उसके बदले में प्रजा का रक्षण कर रहा है। तो राजा जो है वह राजकार्य हेतु, राजकार्य या प्रजा पालन या प्रजा रक्षण हेतु जो है वह टैक्स या कर ले रहा है, और इस कर के बदले जो है वह क्या प्रजा का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है और सुरक्षा कर रहा है। तो हम एक जो है वह आलेख के माध्यम से अगर समझते हैं तो बहुत ही आपके लिए सरल हो जाएगा। आप इस प्रकार का आलेख बना लें, राजा और प्रजा। राजा जो है वह प्रजा से टैक्स ले रहा है, प्रजा से टैक्स ले रहा है और उसके बदले में उसकी सुरक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर कर लिख दें और यहाँ पर सुरक्षा। तो यह जो है वह देखने को मिली है। अब इसके अलावा जो है कर जो है वो विभिन्न प्रकार के देखने को मिले हैं कि कर जो है वह अनाज के रूप में भी लिए गए हैं, नगद जो है पैसे के रूप में भी लिए गए हैं। तो जब मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा भी यहाँ पर जो है अलग अलग धातु की देखने को मिली है, जिसका जिक्र आगे करते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत ही सरल सरल रूप में जो है समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं विचारकों की, तो जैसे आप मनुस्मृति के रचयिता मनु की बात करेंगे या जो कौटिल्य की बात करेंगे, तो उनके द्वारा जो है राजा के कार्यों की, राज्यों की जिक्र किया गया है और उन राजा के कार्यों के अंदर उसमें जो है वह टैक्स का भी जिक्र किया है और उनके द्वारा राजा के समेत जो है राज्य के कितने अंग है उनका जिक्र किया है। तो यह राजा जो है वह वैदिक काल के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति के रूप में रहा है। और राजनीतिक जीवन की जब बात करते हैं तो प्रजा जो है उसका पालन करना राजा का प्रमुख कर्तव्य रहा है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो है वो सबसे छोटी इकाई कुल या ग्रह या परिवार को माना गया है। और इसके अलावा इस स्वरूप में जो है वह इसका विस्तार देखा गया है। न्याय की अगर बात करते हैं तो राजा जो है वह न्याय का सर्वोच्च अधिकारी रहा है। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा रहा है और इसके अलावा जो है सलाहकारों के रूप में पुरोहितों की भी जो है वो सहायता की गई है, ऐसा भी जिक्र किया गया है। तो न्याय की बात करेंगे तो न्याय में सहयोगी, राजा को सहयोगी जो है वह पुरोहित वर्ग भी रहा है। पुरोहित वर्ग या इसे जो है वह सहयोगी वर्ग भी कह सकते हैं। अब जब न्याय की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि न्याय की आवश्यकता भी पड़ी है, और न्याय की आवश्यकता पड़ी है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर विवाद भी रहे हैं।
तो आप विद्यार्थियों यह देखेंगे, जब पूरी एक संस्कृति को पढ़ेंगे तो पूरी संस्कृति के अंदर विभिन्न विभिन्न लोग भी जो है वो मौजूद रहेंगे, और ये विभिन्न लोग जो हैं वह अलग अलग क्रियाकलापों में भी लिप्त रहेंगे। इनमें जब देखते हैं तो अपराध भी जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं, और अपराध जब देखने को मिले हैं तो उनमें जो है वो चोरी और डकैती, यह भी जो है इनका जिक्र भी ऋग्वेद में किया गया है। अब चोरी और डकैती का जिक्र किया गया है तो इसमें ऋग्वेद में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है पणी। यह पशुओं की चोरी, पणी शब्द का जो इस्तेमाल है यह पशुओं की चोरी करने वाले हेतु किया गया है, अर्थात पशुओं की चोरी करने वाला समूह भी ऋग्वेद में था। अब पशुओं की चोरी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पशु जो है वह व्यापार में विनिमय का प्रमुख साधन था। व्यापार विनिमय का प्रमुख साधन जो है वो पशु है। इन पशुओं में जो है प्रमुखतः गाय और घोड़े जो हैं वह देखने को मिले हैं। तो विद्यार्थियों यहां से एक छोटा प्रश्न और मिल जाता है कि घोड़ा जो है वह वैदिक काल के अंदर प्रमुख पशुओं में देखने को मिला है। घोड़ा जो है वह प्रमुख पशु इसीलिए है क्योंकि राजा जो है वह प्रजा की सुरक्षा कर रहा है, और प्रजा की सुरक्षा हेतु प्रजा की रक्षा हेतु युद्ध आवश्यक है, और युद्ध जो है वह घोड़े पर बैठकर करते थे। इस प्रकार का जिक्र वैदिक काल में किया गया है। तो आर्यों की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे, प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे तो इन विशेषताओं में यह है कि यह जो है ये युद्ध के प्रेमी रहे हैं, और इसी हेतु इनके पास में जो है कांस्य या लोहे के अस्त्र और शस्त्र जो हैं वह प्रमुख रूप से इस्तेमाल किए गए हैं, और इन अस्त्र शस्त्रों के अलावा जो है वह घोड़े का भी इस्तेमाल इन्होंने प्रमुख रूप से किया है। तो एक फ्रेम के रूप में जब आप इन चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आप इनको केवल जो है वह बुक में लिखा हुआ लाइन टू लाइन जो है इनको पढ़कर और याद करने की कोशिश करेंगे तो यह आपको याद नहीं रहने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर मैटर बहुत ज्यादा होता है, और उस मैटर के अंदर से क्या पढ़ना है और क्या जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसका चुनाव करना जो है ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह चुनाव करने की अगर आपके अंदर कला नहीं विकसित हो पाती है तो आप कंपटीशन एग्जाम में जो है वह सफल हो जाएंगे। तो अगर बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था का जिक्र मैंने किया, और वर्ण व्यवस्था के अंदर पुरोहित जो वर्ग है, यह पुरोहित वर्ग जो है यह ब्राह्मण है। इसके अलावा जो पशुओं की चोरी कर रहे हैं और व्यापार हेतु यह एक विनिमय का साधन है, तो व्यापार वर्ग जो व्यापार करने वाला वर्ग है इसे व्यापारी या वैश्य कहा गया है। और विद्यार्थियों ये आप देखेंगे कि अस्त्र शस्त्र जो है उसका इस्तेमाल युद्ध हेतु किया गया है। तो अस्त्र शस्त्र निर्माण करने वाले जो लोग हैं इनको जो है वह शूद्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आप जब वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो इस राजनीतिक जीवन के अंदर ही आपको चारों वर्ण दिखाई दे जाएंगे। पहले वर्ण जो है इसके अंदर ये क्षत्रिय आ गए, ये पहले वर्ण के रूप में।
पहले वर्ण के रूप में ब्राह्मण आ गए, यहाँ पहला नंबर डाल सकते हैं। क्षत्रियों में दूसरा नंबर डाल सकते हैं। वैश्यों में तीसरा नंबर डाल सकते हैं और शूद्रों में चौथा। तो इस प्रकार जो है इन नंबरों से आप जो है ये देख सकते हैं कि इनका कार्य क्या रहा है और इस कार्यों में इन्होंने जो है वह क्या स्थायित्व इनका रहा है या वर्ण व्यवस्था कठोर रही है, इसका जिक्र जो है हम आगे करेंगे। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमने जो है वह बात की थी कि चतुर वर्णों का जिक्र किया है। इसके अलावा अगर इसी के अंदर ये तो पुरुष वर्ग से संबंधित बातें हुई, अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियों के लिए जो है राजनीतिक जीवन में क्या स्थान है, क्या स्त्रियां जो है वह राजनीतिक राजा के रूप में भूमिका उनकी रही है, ऐसा तो जिक्र हमें नहीं मिलता। हाँ, अगर सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि स्त्रियां जो है वो समाज के अंदर मुख्य स्थान रखती हैं क्योंकि उनकी सम्मानीय स्थिति है और सम्मानीय स्थिति होने के साथ ही वो यज्ञ की अधिकारिणी है। यज्ञ के अंदर बिना जो है स्त्रियों के यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा, इसीलिए जो उनका स्थान भी पुरुषों के तुल्य ही रखा गया है। तो अगर इसके अलावा जब पर्दा प्रथा की बात करेंगे तो यह भी देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा जब शिक्षा की बात करेंगे तो देखेंगे कि स्त्रियों के अंदर शिक्षा मिली है और कुछ महिलाओं के नाम मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला, है ना। इन नामों से जो है ये पता चला है कि इनका उपनयन किया गया है, उपनयन संस्कार किया गया है, इसका मतलब इन्हें शिक्षा दी गई है और ये शिक्षा ले रही है, इसका मतलब जो है स्त्रियां जो है वो सम्माननीय स्थिति में है। इसका जिक्र हम समाज के अंदर करेंगे। फिलहाल जो है राजनीतिक जीवन की बात कर रहे हैं तो राजा के तौर पर जो है मुख्य कार्य यह देखने को मिले हैं, प्रजा रक्षण और जो है प्रजा पालन का काम राजा कर रहे हैं और टैक्स के रूप में या कर के रूप में जो है अनाज या जो है फल फूल इन वस्तुओं का जो है वह उपभोग कर रहे हैं और इन वस्तुओं से जो है राजा प्रजा जो है इन वस्तुओं को देकर जो है राजा को सहायता कर रही है। तो विद्यार्थियों, राजनीतिक जीवन की बात मुख्य रूप से इस टॉपिक में मैंने की। सामाजिक जीवन की, आर्थिक जीवन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम एक एक टॉपिक को सरलता से देखते हुए चलेंगे ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत अधिक फायदा मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लगा है।